हाइपोग्लाइक न्यूट्रोफार्मा की प्रोडक्ट है जिसमें कि ग्लेमिपिराइड एज एन एक्टिव एजेंट मौजूद होता है। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस। हाइपोग्लाइक एक ओरल एंटी डायबिटिक प्रोडक्ट है जो कि टैबलेट की फॉर्म में मौजूद है। न्यूट्रोफार्मा के पास हाइपोग्लाइक की 4 स्ट्रेंथ्स मौजूद हैं जिसमें हाइपोग्लाइक 1 मिलीग्राम, हाइपोग्लाइक 2 मिलीग्राम, हाइपोग्लाइक 3 मिलीग्राम और हाइपोग्लाइक 4 मिलीग्राम मौजूद है, जिसमें कि एज सच ग्लेमिपिराइड 1 मिलीग्राम, ग्लेमिपिराइड 2 मिलीग्राम, ग्लेमिपिराइड 3 मिलीग्राम और ग्लेमिपिराइड 4 मिलीग्राम मौजूद होती है। ग्लेमिपिराइड एंटी डायबिटिक ग्रुप सल्फोनाइल यूरिया से ताल्लुक़ रखता है। ग्लेमिपिराइड फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज, पोस्ट प्रेंडियल ब्लड ग्लूकोज और HbA1c लेवल को इफेक्टिवली रिड्यूस करता है। फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज को कैसे मेजर किया जाता है कि इसमें पेशेंट को ओवरनाइट फास्टिंग पर रखा जाता है और फिर उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल मेजर किया जाता है। अगर वो 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा हो तो इसका मतलब है वो डायबिटिक होता है। इसी तरह से पोस्ट प्रेंडियल ब्लड ग्लूकोज, जो कि खाना खाने के बाद ब्लड ग्लूकोज आता है, उसे हम कहते हैं पोस्ट प्रेंडियल ब्लड ग्लूकोज। HbA1c लेवल। HbA1c क्या होता है कि ग्लाइकोसाइलेटेड हेमोग्लोबिन, यानी जितनी ज़्यादा शुगर ब्लड में होगी उतना ज़्यादा वो रेड ब्लड सेल्स में आएगी और उतना ही ज़्यादा वो हेमोग्लोबिन के साथ अटैच होगी, तो इसे हम कहते हैं HbA1c। ग्लेमिपिराइड एक FDA की तरफ से अप्रूव्ड ड्रग है जिसको हम डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट में इंसुलिन कम्बिनेशन के साथ यूज़ कर सकते हैं। अगर हम इसकी सेफ्टी की बात करें तो कैरोलिना स्टडी मौजूद है जो कि ये डिमॉन्स्ट्रेट करती है कि ग्लेमिपिराइड शॉर्ट टर्म कार्डियोवास्कुलर रिस्क का बायस नहीं बनती, जबकि दूसरे सल्फोनाइल यूरिया जो ओल्डेस्ट सल्फोनाइल यूरियाज हैं वो किसी हद तक कार्डियोवास्कुलर रिस्क का बायस बनते हैं। तो इस हवाले से ग्लेमिपिराइड जो है वो सेफ ड्रग है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। सबसे पहले इंसुलिन रिलीज। जितने भी सल्फोनाइल यूरियाज होते हैं वो इंसुलिन की सिक्रीशन को रेगुलेट करते हैं और वो ये ऐसा बीटा सेल मेम्ब्रेन पर मौजूद ATP सेंसिटिव पोटाशियम चैनल को क्लोज करके करते हैं। बीटा सेल्स पैंक्रियाज पर मौजूद होते हैं और ये वो सेल्स होते हैं जो इंसुलिन की प्रोडक्शन में और इंसुलिन की रिलीज के जिम्मेदार होते हैं। अब सल्फोनाइल यूरिया जब पोटाशियम चैनल्स को ब्लॉक कर देते हैं या उसे क्लोज कर देते हैं तो उससे होता ये है कि पोटाशियम चैनल सेल से बाहर नहीं जा पाते, जिससे बीटा सेल मेम्ब्रेन पर डीपोलराइजेशन शुरू हो जाती है और इस डीपोलराइजेशन के रिजल्ट में कैल्शियम चैनल्स ओपन हो जाते हैं। इन कैल्शियम चैनल के ओपन होने से कैल्शियम सेल के अंदर आना शुरू हो जाता है, जिसे हम इन्फ्लक्स ऑफ कैल्शियम कहते हैं, और ये कैल्शियम सेल में मौजूद इंसुलिन के ग्रैन्यूल्स पे जाके एक्ट करता है और वहाँ पर ये इंसुलिन की सिक्रीशन करवाता है। तो इस तरह से बीटा सेल्स में इंसुलिन की जो है वो सिक्रीशन स्टार्ट होती है बाय द एक्शन ऑफ सल्फोनाइल यूरियाज। इस डायग्राम के अंदर हम नॉर्मल मैकेनिज्म देखेंगे कि जिसके थ्रू इंसुलिन सिक्रीशन होती है और फिर डायबिटीज़ में क्या पैरामीटर्स आते हैं कि हमें ग्लेमिपिराइड से इंसुलिन सिक्रीशन करवाना पड़ती है। तो सबसे पहले स्टेप वन में ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर के थ्रू सेल के अंदर आती है और वहाँ पर इसका मेटाबॉलिज्म होता है जिससे कि ATP जो कि एनर्जी की एक फॉर्म है वो बनती है। अब स्टेप 2 देखें। स्टेप 2 में ATP सेंसिटिव पोटाशियम चैनल्स मौजूद हैं। जब ये ATP सेंसिटिव पोटाशियम चैनल्स के साथ जाके अटैच करती है तो उससे पोटाशियम चैनल्स क्लोज हो जाते हैं और इसके रिजल्ट में पोटाशियम आयंस
सेल से बाहर जाना बंद हो जाते हैं। इसके रिजल्ट में स्टेप 3 में मेम्ब्रेन डीपोलराइजेशन शुरू हो जाती है और इस मेम्ब्रेन डीपोलराइजेशन के रिजल्ट में स्टेप 4 में कैल्शियम चैनल्स ओपन हो जाते हैं। जब कैल्शियम चैनल्स ओपन होते हैं तो कैल्शियम सेल के अंदर आना शुरू हो जाते हैं, जो कि स्टेप 5 में कैल्शियम इन्फ्लक्स कहलाता है। और ये कैल्शियम जो है वो जाके इंसुलिन कंटेनिंग ग्रैन्यूल्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं, जो कि स्टेप 6 है, और वहाँ से फिर ये इंसुलिन की सिक्रीशन करवाने में मदद देते हैं, जो कि स्टेप 7 है। अब जब किसी पेशेंट को डायबिटीज़ होती है तो उसमें चूँकि इंसुलिन रेजिस्टेंस आना शुरू हो जाती है और ग्लूकोज सेल के अंदर ठीक से नहीं जा पाती, तो स्टेप 1 जो है जिसमें कि ग्लूकोज सेल के अंदर आ रही थी वो ब्लॉक हो जाता है, जिससे कि एटीपी नहीं बनते। फिर हमें ग्लैमीपिराइड देना पड़ती है, जो कि स्टेप 2 पे एक्ट करती है। वहाँ पर वो डायरेक्टली एटीपी सेंसिटिव पोटाशियम चैनल को ब्लॉक करती है, जिससे कि मेम्ब्रेन डीपोलराइजेशन होती है और फिर उससे कैल्शियम चैनल्स ओपन होते हैं, और अल्टीमेटली जब कैल्शियम चैनल्स अंदर आते हैं तो वो इंसुलिन कंटेनिंग ग्रैन्यूल्स को सेल से बाहर निकलने में मदद करते हैं। तो इस तरह से ग्लैमीपिराइड जो है वो इंसुलिन सिक्रीशन करवाती है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में एक्स्ट्रा पैंक्रियाटिक एक्टिविटी, यानी अब पैंक्रियाटिक सेल्स के अलावा ग्लैमीपिराइड क्या एक्शन प्ले करती है। जब भी हम डायबिटीज़ में देखते हैं तो उसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस आना शुरू हो जाती है, जिससे जो सेल्स हैं वो इंसुलिन का रिस्पॉन्स देना बंद कर देते हैं। तो ग्लैमीपिराइड बेसिकली पेरिफेरल टिश्यूज़ में इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाती है, जिससे क्या होता है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होना शुरू हो जाती है। और दूसरा ये कि लीवर में इंसुलिन के अपटेक को भी कम करती है, जिससे कि इंसुलिन की हाफ लाइफ थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है। इसी तरह ग्लैमीपिराइड मसल्स और फैट सेल्स में ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट्स की तादाद को भी बढ़ाती है, और इससे फ़ायदा ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज मसल सेल्स और फैट सेल्स में जाती है, जिससे अल्टीमेटली ब्लड ग्लूकोज लेवल कम होना शुरू हो जाता है। लास्ट में ग्लूकोज की प्रोडक्शन को भी कम करवाती है, और वो ये इस तरह करती है कि ये फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट की सेल्स के अंदर तादाद जो है वो ज़्यादा कर देती है, जिससे कि लीवर में एक प्रोसेस ग्लूकोनियोजेनेसिस, जिससे कि नॉन कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल से ग्लूकोज बनती है, वो बंद हो जाता है। तो अल्टीमेटली फिर ग्लूकोज की प्रोडक्शन कम हो जाती है। थेराप्यूटिक इंडिकेशन एंड डोजेज। अगर एक शख्स जिसे जो है टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस है, वो अपनी डाइट को भी कंट्रोल कर रहा है, फिज़िकल एक्सरसाइज भी कर रहा है, वेट रिडक्शन भी की है, लेकिन फिर भी जो है वो एडिक्वेट जो है वो ग्लाइसेमिक कंट्रोल नहीं हो रहा, यानी ग्लूकोज विद इन द नॉर्मल रेंज नहीं आ रहा, फिर जो है उससे ग्लैमीपिराइड इंडिकेट की जाती है। इसकी जो डोज है वो डिटरमाइन की जाती है ब्लड ग्लूकोज लेवल पे और यूरिनरी ग्लूकोज लेवल पे। स्टार्टिंग डोज जो है वो 1 mg होती है पर डे। अगर इससे अच्छे रिजल्ट आते हैं तो ये एज अ मेंटेनेंस थेरेपी कंटिन्यू की जाती है, और अगर इसके रिजल्ट अनसेटिस्फैक्ट्री हैं तो इसकी डोज बढ़ाई जाती है। और इसके जो डोज बढ़ाने का तरीक़ेकार है वो स्टेप वाइज मैनर है, मतलब कि आप 1 से 2 mg की तरफ जाओगे, 2 से फिर 3 की तरफ, और 3 से फिर 4 की तरफ। ऐसा नहीं होगा कि आप 1 से डायरेक्ट 4 की तरफ जाएं। और फिर इसमें इंटरवल्स भी होते हैं कि अगर आपने 1 से 2 की तरफ जाना है या 2 से ऑनवर्ड, तो इसमें ऑलमोस्ट 1 to 2 वीक्स का जो है वो गैप होना चाहिए। जो मैक्सिमम डोज हम ग्लैमीपिराइड की पर डे दे सकते हैं वो 6 mg होती है। इसी तरह से एक पेशेंट जो मेटफॉर्मिन की मैक्सिमम डेली डोज ले रहा है, लेकिन फिर भी उसमें ग्लाइसेमिक कंट्रोल नहीं हो रहा, तो फिर उसके साथ ग्लैमीपिराइड थेरेपी भी स्टार्ट करवाई जा सकती है। लेकिन यहाँ पर यह देखा जाता है कि मेटफॉर्मिन की डोज जब मेंटेन कर ली जाती है तो उसके साथ जो ग्लैमीपिराइड की थेरेपी स्टार्ट करनी है वो लोवेस्ट डोज के साथ स्टार्ट करनी होती है। ग्लैमीपिराइड जो है उसको खाने से कुछ देर पहले, यानी नाश्ता करने से कुछ देर पहले या
नाश्ता करने के दौरान जो है वो लेना ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है।